Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 71। अरुण पाखी का हाथ थामे उसके पास ही बैठा था। 2 घंटे बाद पाखी नींद से जागती है। पाखी उठकर बैठती है और अरुण को हग कर लेती है। पाखी के हग करते ही अरुण उसे कसकर अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लेता है। पाखी के आंसू जो एक बार फिर से बहने लगे थे। अरुण उससे अलग होता है और पाखी के आंसुओं को साफ करता है। पाखी जो अभी भी बहुत घबराई हुई थी, वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी उसके साथ ये क्या हुआ। अरुण पाखी को शांत करने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अरुण के अचानक पाखी के करीब आने से पाखी सहम गई थी। अरुण पाखी को पैशनेटली किस कर रहा था। अरुण की वो किस इतनी डीप थी कि वो किस अरुण के प्यार की गहराई को बयां कर रही थी। अरुण के हाथ पाखी को चारों ओर से घेरे हुए थे तो वही पाखी के हाथ अरुण की कॉलर को कसकर पकड़े हुए थे। पाखी अरुण की उस किस से अपना दर्द भूल गई थी। उसका माइंड पूरा तरह डाइवर्ट हो गया था। अरुण की उस डिप किस ने अपना काम कर दिया था। अरुण जो पहले भी पाखी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर चुका था, आज फिर से अरुण ने वही रास्ता अपनाया था। 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। पाखी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए अरुण उससे अलग हो गया था। पाखी अब पहले से शांत दिख रही थी। अरुण पाखी का हाथ पकड़ उससे कहता है, प्रॉमिस करता हूँ जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरुण का इतना कहना ही था और पाखी उसके सीने से जा लगती है। अरुण प्यार से पाखी के बालों को अपने हाथ से सहला रहा था। एक बात तो थी, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती थी अरुण और पाखी और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते थे। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुछ समय ऐसे साथ रहने के बाद अरुण पाखी को अपनी बाहों में उठाता है। पाखी जो अरुण की आंखों में ही देख रही थी, उसके हाथ अरुण के चारों ओर गले पर लपेटे हुए थे। अरुण पाखी को ऐसे ही उठाए अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है जो सिर्फ वही यूज करता था। वो लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग एरिया में खुलती है। अरुण लिफ्ट से निकलकर पाखी को कार में बैठाता है और वो दोनों विला के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ का घर। मैन डोर की बेल कोई लगातार बजाए जा रहा था। बेल की आवाज सुनकर ऋषभ अपने कानों को हाथों से ढक लेता है। वो कंटिन्यूअसली बेल के ऐसे बजने से समझ गया था कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। वो अपने एक हाथ से कान को ढके हुए ही दूसरी हाथ से डोर ओपन करते हुए कहता है, खोल रहा हूँ बहन। क्यों आतंकवादियों की तरह डोर बेल से नॉन स्टॉप फायरिंग कर रही है। कहते हुए ऋषभ डोर ओपन करता है। डोर ओपन करते ही एक लड़की सामने खड़ी थी जिसके तीखे नैन नक्श था और गुस्सा उसकी नाक पर दिख रहा था। अपनी बहन ऋतिका को इतना गुस्से में देखकर ऋषभ कहता है, क्या फिर किसी से लड़ाई की तूने। ऋषभ का इतना ही कहना था कि ऋतिका गुस्से से उसके ऊपर फट पड़ती है और अपनी नाक फुलाते हुए कहती है, सीरियसली भाई, क्या मैं आपकी सगी बहन हूँ या माँ ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाया है। ऋतिका की ये बात उसका गुस्सा बताने के लिए काफी थी कि वो कितने गुस्से में है। ऋषभ ऋतिका की बातों का जवाब देते हुए कहता है, काश माँ ने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से ही उठाया होता तो आज मैं तुझे वापस से वही उन्हीं सीढ़ियों पर छोड़ तो आता। ऋषभ की बातें सुनकर ऋतिका अपने पास में रखा फूलदान उठाकर फर्श पर फेंक देती है और कहती है, आज मुझे पता चल गया भाई, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऋषभ सोफे से उठता है और प्यार से ऋतिका के सर को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, तू जान है मेरी, पता न है ना तुझे मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। वो ऋतिका का हाथ पकड़ उसे सोफे पे बैठाते हुए कहता है, तो बताओ कॉलेज के पहला दिन कैसा था और इस गुस्से की वजह क्या है। ऋषभ ऋतिका की नाक को प्यार से खींचते हुए कहता है, ऋतिका आ भाई छोड़ो, दर्द हो रहा है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। ऋषभ, तू कितनी भी बड़ी हो जा, मेरे लिए मेरी छोटी सी डोल ही रहेगी। चल अब बता क्या बात है, किसने मेरी डोल को इतना गुस्सा दिलाया। ऋतिका, भाई क्या बताऊं मैं आपको, वो तो बच गया आज मुझसे, कनखजुरा कहीं का, उसकी इतनी हिम्मत भाई, उसने मुझे पैसे ऑफर किए। कहते हुए ऋतिका अपने और आरव के बीच हुई उस लड़ाई के बारे में ऋषभ को बता देती है।
ऋषभ अपनी बहन की पूरी बात सुनने के बाद मन ही मन खुद से कहता है, बच गया बेचारा, नहीं तो आज ये न जाने उसकी क्या हालत करती। अपने भाई को सोच में डूबा देखकर ऋतिका उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, भाई भाई आप सुन भी रहे हो भाई। ऋतिका के ऐसे बोलने पर ऋषभ जैसे अपने होश में आता है और उससे कहता है, तू टेंशन मत ले, उसे तो मैं देख लूंगा। ऋतिका ऋषभ को बीच में ही रोकते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, उसे तो मैंने अकेले ही देख लिया। अपनी बहन की ऐसी बहादुरी वाली बात सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसना चाहता था पर हंस नहीं सकता था। वो जानता था अगर वो हंसा तो ऋतिका फिर से गुस्सा हो जाएगी और वो उसे संभाल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ विला में अरुण और पाखी विला आ गए थे। अरुण पाखी के साथ अपने बेडरूम में था। वो पाखी का बहुत ख्याल रख रहा था। उसने अपने हाथों से पाखी को खाना खिलाया और उसके बाद उसे मेडिसिन दी। वो पाखी की बहुत केयर कर रहा था। उसकी केयर पाखी के लिए उसका प्यार बयां कर रही थी। अरुण ने पाखी को खाना और मेडिसिन खिलाकर सुला दिया था। पाखी उसकी बाहों में सिमट कर सो रही थी। पाखी को अरुण की बाहों में एक अलग ही सुकून का एहसास होता था। पाखी अपनी सभी चिंता भुलाकर सुकून से अरुण की बाहों में सो रही थी तो वही अरुण भी किसी छोटे बच्चे की तरह पाखी को अपनी बाहों लिए सुला रहा था। पाखी के चेहरे पर एक सुकून था तो वही अरुण के चेहरे पर चिंता की लकीरें। वो हर एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा था आखिर कौन था जिसने इस तरह की हरकत की। कौन हो सकता है जो पाखी के साथ ऐसा कर सकता है। वो अपने एनिमी के बारे में भी सोचता है पर उसके दुश्मनों को पाखी के बारे में तो पता ही नहीं था। पाखी के बारे में अगर कोई कुछ जानता है तो वो थी इशिता, पर अरुण इस बारे में पहले ही सोच चुका था और उसका शक भी पहले उसी के ऊपर गया था पर उसे समझ नहीं आ रहा था इशिता की मदद कौन कर सकता है क्योंकि बिना किसी की हेल्प के इशिता ऑफिस के बाहर रहकर ये सब नहीं कर सकती थी। वो कुछ सोचते हुए टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है और मयंक को कॉल करता है। मयंक जो अपने रूम में बेड में औंधे मुंह लेटा गहरी नींद में सो रहा था कि फोन की रिंग से उसकी आंख खुलती है और वो अपने एक हाथ से टटोलते हुए अपना फोन ढूंढता है। मयंक जो हर रोज रात को माही से बात करके सोता था, आज के इंसिडेंट की वजह से वो माही से बात नहीं कर पाया था। ज्यादा थक जाने की वजह से वो बिना माही को कॉल किए सो गया था। फोन की रिंग सुनकर उसे लगा कि माही उसे कॉल कर रही है। वो बिना फोन की स्क्रीन देखे कॉल रिसीव कर अपने कान पर रखते हुए नींद में ही बोलता है, हाँ बोलो प्रिंसेस। अरुण जो हेलो बोलने ही वाला था कि उससे पहले मयंक ने वो सब बोल दिया। अरुण मयंक की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, क्या इसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में। अरुण जो ये सब सोचने में थोड़ा बिजी हो गया था कि तभी उसे दूसरी तरफ से किस्सियों की आवाज आने लगती है। मयंक को लगा कॉल पर माही है, ये सोचकर वो नॉन स्टॉप कॉल पर ही अरुण को किस्सियां कर रहा था। अरुण अब उसे ऑकवर्ड फील होने लगा था। वो जल्दी से कहता है, हेलो मैं बोल रहा हूँ। मयंक जो अरुण की आवाज अच्छे से पहचानता था वो उसकी आवाज सुनते ही अपनी आंखें एकदम से खोलता है और जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन को देखता है। अरुण का नाम देखकर मयंक के होश उड़ गए थे। उसे एहसास होता है अभी अभी उसने अरुण को किस की है कॉल पर। मयंक हाथ में फोन लिए फोन को घूरे ही जा रहा था और अपनी बेवकूफी पर खुद को कोस रहा था। अरुण जो कॉल पर बार बार हेलो हेलो बोल रहा था, अरुण का हेलो सुनकर मयंक जल्दी से फोन को वापस सुनने लगता है और अपनी लखड़ती हुई आवाज से कहता है हेलो हेलो सर। अरुण, मैं बोल रहा हूँ। मयंक, यस सर, सॉरी सर, रियली सॉरी सर। अरुण, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मयंक, ओके सर। अरुण, इशिता पर नजर रखो और हमारे ऑफिस में जो भी लोग सस्पेक्टेड है उन पर भी, साथ ही ये भी पता करो हमारे ऑफिस का कोई एम्प्लॉय इशिता से कनेक्टेड है या नहीं। मयंक, ओके सर, और कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होते ही मयंक एक सुकून भरी लंबी सांस लेता है और बेचारगी वाले टोन में कहता है, साले साहब इतनी रात में कौन कॉल करता है, आज तो आपने जान ही निकाल दी थी मेरी। कहते हुए मयंक रुवाना सा हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ कॉल कट होते ही खुद से कहता है, ये मयंक कितना रोमांटिक है, इसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं इसे ये सब भी आता होगा। नेक्स्ट डे
अरुण के कहे अनुसार मयंक अपने आदमियों को काम पर लगा देता है। पाखी जो अभी भी सो रही थी, अरुण उसे डिस्टर्ब नहीं करता। अरुण चिराग से कहकर अपने और पाखी के लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता है। वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा होता है कि तभी अरुण का फोन रिंग होता है। अरुण फोन देखता है तो मयंक उसे कॉल कर रहा था। अरुण कॉल पिक करता है। मयंक कहता है, सर आज टेंडर निकलने वाला है, आप आ रहे हैं न आज ऑफिस? अरुण, नहीं, तुम आरव के साथ चले जाओ। मयंक, सर पर वो टेंडर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप साथ होते। अरुण मयंक को बीच में ही रोकते हुए कहता है, आरव हैंडल कर लेगा। कहते हुए अरुण कॉल कट कर देता है। वो हाथों में नाश्ते की प्लेट लिए पीछे पलटता है जाने के लिए तो सामने उसे पाखी खड़ी दिखती है। पाखी ने अरुण को कॉल पर बात करते सुन लिया था। पाखी अरुण के पास आती है और उससे कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज उसके गले से नहीं निकल रही थी। पाखी को ये देखकर थोड़ा दुख होता है। अभी 18 घंटे नहीं हुए थे, इस वजह से पाखी बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर के अकॉर्डिंग पाखी की आवाज वापस आने में कम से कम 18 घंटे लगने थे। पाखी अरुण से बात करने के लिए नोटबुक का सहारा लेती है। वो नोटबुक में अपनी बात लिखकर अरुण की तरफ बढ़ा देती है। अरुण उस नोटबुक को लेकर पढ़ने लगता है। हम अब ठीक है, आप ऑफिस जाए, आपकी वहाँ ज्यादा जरूरत है, हम यहाँ रह लेंगे अकेले। अरुण पढ़ने के बाद पाखी को देखता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। पाखी अरुण का हाथ पकड़ उसे अपनी पलकें झपकाकर वो ठीक है ये कहती है और उसके हाथों को प्रेस कर जाने के लिए कहती है। अरुण कुछ बोलना चाहता है पर पाखी उसे बोलने नहीं देती। अरुण पाखी के सामने हार मान जाता है और अपने फोन से मयंक को कॉल कर कहता है, मैं आ रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। अरुण को पाखी की चिंता थी, वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। चिराग था पाखी की सेफ्टी के लिए, पर वो घर में तो अकेली रहती। यही सब सोचते हुए वो काव्या को कॉल करके विला बुला लेता है। काव्या के विला आने के बाद ही अरुण विला से ऑफिस के लिए निकलता है। एपिसोड 72। अरुण अपने कैबिन में बैठा मयंक का वेट कर रहा था। अरुण के कैबिन के बाहर मयंक खड़ा था। वो कैबिन के बाहर खड़ा यही सोच रहा था, वो अंदर जाए या ना जाए। मयंक जो अरुण का मैनेजर था, उसके पास अरुण के सामने जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। पर उसे रह रह कर कल रात की बातें याद आ रही थी। उसने किस तरह अरुण को कॉल पर किस किया, उसे बहुत एम्ब्रेस्ड फील हो रहा था अरुण का सामने करने में। उन दोनों को थोड़ी ही देर में एक होटल के लिए निकलना था जहां वो टेंडर का अनाउंसमेंट होने वाला था। मयंक एक लंबी सांस लेता है, अंडस्को 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 अंडस्को, और कैबिन का डोर नॉक कर अंदर जाता है। अरुण जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, अंडस्को 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 अंडस्को, वो मयंक के अंदर आते ही उसे देखने लगता है। अरुण, कल जो तुमसे कहा था वो तुमने किया। मयंक, हमारे आदमी कल रात से ही उन पर नजर रख रहे। मयंक मन ही मन कहता है, थैंक्स गॉड सर, कल रात जो हुआ वो भूल गए। अरुण मयंक से कहता है कि इतना टाइम है टेंडर निकलने में। मयंक, सर सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अरुण, ठीक है फिर चलो। वो दोनों एक साथ ऑफिस से एक ही कार में निकल जाते हैं। अरुण बैक सीट पर बैठा था, मयंक ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर बैठा था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, एक कोल्ड आवाज मयंक के कानों में पड़ती है। मयंक जो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अरुण कल रात वाली बात भूल गया है, पर अरुण वो कल रात की बात नहीं भूला था, स्पेशली जब मयंक ने उसे अपना अफेक्शन शो करते हुए उसे इतनी सारी किस दी थी। अरुण का सवाल सुनते ही वो अपनी आंखें भींच लेता है और मुट्ठी कस लेता है। मयंक का रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो। मयंक धीरे से हाँ कहता है। अरुण, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, एक बार कॉल रिसीव करने से पहले कॉल करने वाले का नाम नंबर जरूर देख लेना। अरुण थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है। अरुण की बातें सुनकर मयंक को तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी कार से कूद जाए। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो एक बार भी अरुण की तरफ नहीं देख रहा था।
अरुण समझ गया था कि मयंक एम्बेरेस्ड हो गया। वो आगे कुछ नहीं कहता, पर उसे कल रात का ख्याल आते ही वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। थोड़ी ही देर वो दोनों होटल पहुंच जाते। वहाँ काफी सारे बिजनेसमैन मौजूद थे। वो सभी उस टेंडर को हासिल करना चाहते थे। ऋषभ भी रिवान के साथ आया था। अरुण उस होटल के एक वीआईपी रूम में बैठा था और मयंक वहाँ मौजूद उन बिजनेसमैन के साथ बैठा था। ऋषभ और रिवान भी एक कोने में बैठे थे, सबकी नजरों से छुपे। रिवान ऋषभ से कहता है, भाई हम यहाँ क्यों बैठे हैं, आगे बैठते तो हम और लोगों से कनेक्ट हो सकते थे। रिवान की बातों का जवाब देते हुए ऋषभ कहता है, एक टीचर की ध्यान क्लास में फ्रंट डेस्क पर बैठने वाले बच्चों से ज्यादा बैक बेंचेस पर होता है। आगे बैठने वाला टॉप करे या न करे, पर पीछे बैठने वाला वो करता है जो आगे बैठने वाला कभी नहीं कर सकता। ऋषभ की बातें रिवान के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कोई दूसरा अगर ऋषभ की बात सुनता तो उसकी बातों के पीछे का मतलब अच्छे से समझ जाता। अरुण जो वीआईपी रूम में बैठा एक बड़ी सी डिस्प्ले पर सब देख रहा था। आज जिस प्रोजेक्ट का टेंडर निकलने वाला था वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। हर कोई इस प्रोजेक्ट को पाना या इससे जुड़ना चाहता था। थोड़ी ही में वो टाइम आ गया था जब अनाउंसमेंट होने वाला था। कुछ उम्र में बड़े लोग स्टेज पर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं अंडरस्को 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 अंडरस्को। वो शख्स जो अनाउंसमेंट करने के लिए माइक हाथ में लेता है वो कहना शुरू करता है, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पहले से होता आया है, इस तरह के प्रोजेक्ट जो ज्यादातर खुराना इंडस्ट्री को ही मिलते आए हैं, आज भी वही हुआ है। ये प्रोजेक्ट आज भी खुरानाज को ही मिला है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल कांच की तरह टूट जाता है। रिवान उस अनाउंसमेंट को सुनकर ऋषभ से कहता है, तूने तो कहा था हमें ही मिलेगा ये प्रोजेक्ट, देख इस बार भी खुराना ही ले गए इस प्रोजेक्ट को भी। ऋषभ चुपचाप रिवान की बातें सुन रहा था और एकटक नजरें गड़ाए स्टेज की तरफ देख रहा था। तभी वो शख्स जो अनाउंसमेंट कर रहा था वो आगे कहता है, ये प्रोजेक्ट जो हर बार की तरह इस बार भी उन्हीं को मिला है, पर इस बार ये प्रोजेक्ट उनके अकेले का नहीं है। ये सुनते ही वहाँ सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ऋषभ ये सुनकर मुस्कुरा देता है, जैसे उसे पता हो वो शख्स आगे क्या कहने वाला है। वीआईपी रूम में बैठा अरुण भी यही सोच रहा था, आखिर वो कौन है जो इस प्रोजेक्ट में उसका पार्टनर बनने जा रहा है। वो आदमी वहां मौजूद सभी लोगों की सोच पर पूर्णविराम लगाते हुए कहता है, खुरानाज के साथ अब इस प्रोजेक्ट पर ऋषभ मल्होत्रा काम करेंगे। ऋषभ मल्होत्रा ये नाम सुनते ही सभी लोग एक बार फिर से आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं और कहते हैं, ऋषभ मल्होत्रा ये कौन है, ये नाम तो हमने पहले नहीं सुना। ऋषभ जो 1 महीने पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, उसने इस 1 महीने में ही अपनी कंपनी को अच्छे से स्टेबल कर लिया था। वो हर किसी की नज़र में तो नहीं था, पर उन लोगों की नज़र में था जो बिजनेस की दुनिया के बादशाह कहलाते थे। वो अपने राइवल्स और कंपेटिटर्स पर नजर गड़ाए रखते थे। उन्हीं में से एक था अरुण। अरुण ऋषभ से कभी मिला तो नहीं था, पर उसने उसके बारे में एक बिजनेस वेबसाइट पर एक आर्टिकल पढ़ा था। अरुण अनाउंसमेंट होने के बाद वीआईपी रूम से निकलकर स्टेज पर जाता है, तो वही उस कोने से निकलकर ऋषभ भी स्टेज पर जाता है। अरुण और ऋषभ दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अरुण जो अनाउंसमेंट सुनने के बाद ऋषभ से मिलने के लिए बेकरार था, वो देखना चाहता था उस शख्स को जिसने उससे उसका आधा प्रोजेक्ट छीन लिया था। तो वही ऋषभ भी अरुण से मिलने के लिए उतना ही बेसब्र था जितना कि अरुण। ऋषभ ने जब उस रात अरुण की जान बचाई थी तब वो अरुण का चेहरा नहीं देख पाया था। अरुण के चेहरे पर हर जगह खून था, जिसके वजह से वो अरुण को पहचान नहीं आ पा रहा था। अरुण तो एक्सीडेंट होते ही अनकॉन्शियस हो गया था, वो भी ऋषभ को देख नहीं पाया था। आज वो दोनों उस रात के बाद एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उस टेंडर पर साइन करते हैं। ऋषभ ने अरुण के बारे में बहुत सुना था, उसने उसके ऊपर प्रिंट सभी आर्टिकल पढ़े थे। उन दोनों ही लोगों का एक अलग ही ऑरा और एटीट्यूड था जो उन दोनों को भीड़ से अलग करता था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों ही पाखी से कनेक्टेड है।
एपिसोड 73। अरुण और ऋषभ दोनों ही उस प्रोजेक्ट में अब पार्टनर्स थे। अरुण उस होटल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अपने विला वापस आ जाता है और जल्दी जल्दी अपनी कार से उतरकर विला के अंदर जा ही रहा था कि चिराग जो रास्ते में रोककर उसे कुछ कहना चाह रहा था। अरुण उसे इग्नोर करते हुए विला के अंदर चला जाता है। अरुण जो इतना जल्दबाजी में था वो पाखी के लिए बेचैन था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अब तक पाखी की आवाज वापस आ जानी चाहिए थी। अरुण के माइंड में बस यही चल रहा था। अरुण बस पाखी को एक बार सुनना चाहता था। अरुण के कान पाखी की आवाज सुनने को तरस गए थे। वो उसे एक बार बोलते हुए देखना चाहता था। अरुण का प्यार पाखी के लिए डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। अरुण पाखी का दीवाना होता जा रहा था। अरुण अंदर आकर देखता है तो उसे पाखी कहीं नहीं दिख रही थी। अरुण पाखी के रूम में जाकर देखता है तो पाखी और काव्या दोनों पाखी के रूम में एक एक्शन मूवी देख रहे थे। काव्या जो मूवी के फनी सीन को देखते हुए एंजॉय कर रही थी वो कॉमेडी सीन को देखकर हंस रही थी, तो वही काव्या के ऑपोजिट पाखी खामोश थी। ये देखकर अरुण के दिल में एक डर बैठ जाता है। उसे लग रहा था शायद पाखी की आवाज अभी भी वापस नहीं आई। अरुण के चेहरे पर पाखी के लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी। वो मन ही मन कहता है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो पाखी की आवाज को अब तक आ जाना चाहिए, फिर क्यों पाखी ऐसे खामोश है? क्या पाखी की आवाज अभी तक नहीं आई? अरुण खुद से ही सवाल करता हुआ धीरे धीरे अपने कदम पाखी की ओर बढ़ा रहा था। वो पाखी के नजदीक जाकर अपनी पंजों के बल पर बैठते हुए पाखी के एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है तुम ठीक हो? काव्या जो उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था जैसे वो उन दोनों के बीच ख्वाब में हड्डी हो। वो उन दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर चुपके से वहां से दबे पाँव चली जाती है। वो उन दोनों को उनके एडोरेबल मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो वही पाखी अरुण के ऐसे चुपचाप आकर उसके हाथ पकड़ने से हैरान थी। पाखी देख सकती थी अरुण कितना परेशान दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी पाखी को हग करके रो देगा। पाखी अपनी आईब्रो उठाते हुए अरुण को इशारे करती है जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। पाखी को ऐसे इशारों में सवाल करता देख अरुण का डर और बढ़ता जा रहा था। अरुण हिम्मत करते हुए पाखी से कहता है तुम ठीक हो? अरुण के इस सवाल पर पाखी अरुण के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर अपनी पलकें झपकाती है जैसे कह रही हो हाँ मैं ठीक हूँ। अरुण जल्दी से पाखी को अपने गले से लगा लेता है। पाखी जो अब तक उसे सता रही थी वो अब और अरुण को परेशान न करते हुए अपने होठ अरुण के कान के पास रखकर धीरे से कहती है क्या हुआ माय डियर हस्बैंड? पाखी के मुंह से ये शब्द सुनकर अरुण उससे जल्दी से अलग होता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। पाखी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अरुण को समझने में देर नहीं लगती कि पाखी उसके साथ प्रैंक कर रही थी। अरुण पाखी को एक लुक देते हुए कहता है तुम मुझे डरा रही थी? पाखी शरारती अंदाज में अपनी एक आंख बंद करते हुए कहती है बस थोड़ा सा। अरुण अच्छा ये थोड़ा सा था? एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। अरुण पाखी से आगे कहता है अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। पाखी अरुण की बातों का मतलब समझ पाती उससे पहले ही अरुण ने पाखी के होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। पाखी जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। पाखी अरुण को धक्का दे रही थी पर उसके धक्के का अरुण के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। अरुण तो जैसे पाखी के होठों से अपनी प्यास बुझा रहा था। अरुण को पाखी की नजदीकियां सुकून देती थी। उसके दिल में एक अलग ही एहसास होता था जिसे अरुण कभी भी भुलाना नहीं चाहता था। वो पाखी से दूर होता है और उसके गाल को अपने होठ से छूते हुए कहता है दोबारा कभी ऐसा मत करना। पाखी अपनी आंखें बंद कर हम कहती है। वो अरुण के प्यार को फील कर रही थी। अरुण की परफ्यूम की खुशबू पाखी को महका रही थी। अरुण की खुशबू पाखी मदहोश कर देती थी। तो वही दूसरी तरफ जब काव्या अरुण और पाखी को अकेला छोड़कर हॉल में आ गई थी, वो अपना फोन यूज करते हुए चल रही थी। वो चलते चलते सामने से आ रहे शख्स से टकरा जाती है। काव्या जो गिरने वाली थी वो शख्स उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लेता है।
काव्या ने गिरने के डर से अपनी आंखें भींच ली थी। वो शख्स काव्या को ऐसे डरा हुआ देखकर कहता है, बिलीव मी, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। उस शख्स की आवाज सुनकर काव्या अपनी आंखें जल्दी से खोलती है और चौंकते हुए कहती है, आप? रोहित मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? वैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन में यही अरुण के घर में रुक जाता हूँ, कम से कम तुम्हें नजर भर देख तो सकूंगा। काव्या रोहित की बातें सुनकर उसे धक्का देते हुए कहती है, हाँ रुको रुको, शौक से रुको। वैसे भी कुछ लोगों को कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक होता है। रोहित काव्या की बातों का जवाब देते हुए कहता है, काश कि मेरा कबाब भी मेरी समझता तो मैं यूं किसी के ख्वाब में हड्डी न बनता। काव्या रोहित की बातों पर उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई पागल हो। एपिसोड 74। रोहित की आंखों में काव्या के लिए फीलिंग्स दिख रही थी। वो काव्या के पास आते हुए कहता है, और कितना टाइम लोगी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए? काव्या उसे बीच में रोकते हुए कहती है, कौन सा रिश्ता? रोहित प्यार से कहता है, वही रिश्ता जो उस दिन हम दोनों के बीच बना था। रोहित अपने होठ पर उंगली फेरते हुए कहता है। काव्या ये देखकर गुस्से से कहती है, ठरकी कहीं का। काव्या के रोहित को ठरकी कहने पर रोहित थोड़ा चिढ़ जाता है और वो उसे घूरते हुए कहता है, ठरकी? हाँ, तुमने मुझे ठरकी कहा। रोहित कहते हुए काव्या के एकदम नजदीक आ जाता है और वो अपना एक हाथ काव्या के कमर में डाल देता है। रोहित का हाथ जब काव्या के कमर से टच होता है तो काव्या के रोंगटे खड़े हो जाते। उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। रोहित का टच उसे बुरा फील नहीं करा रहा था। रोहित काव्या को उसकी कमर से खींच उसे अपने और नजदीक ले आता है। ऐसा करते ही काव्या के दोनों हाथ रोहित के सीने पर थे। वो काव्या के और नजदीक आते हुए अपने गाल से काव्या के गाल को छूता है। रोहित के ऐसा करते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहित धीरे से काव्या के कान में कहता है, बताओ तुम्हें ठरकी इंसान किसे कहते हैं? रोहित की बातें सुनते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और रोहित को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहती है, सॉरी, हमें आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रोहित काव्या को मुस्कुराते हुए देखता है और उसका हाथ पकड़ अपने नजदीक लाते हुए कहता है, आई कांट वेट एनी मोर, प्लीज टेक योर डिसीजन क्विकली। काव्या रोहित की बातों पर शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। काव्या ने तो रोहित का उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था जब उसने प्रिया को रोहित के साथ देखा था। उसे उसी दिन रियलाइज हो गया था वो रोहित को किसी और के साथ नहीं देख सकती है। आज जब रोहित ने उसे इतने प्यार से अपनी फीलिंग्स बताई तो काव्या खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाई। काव्या को ब्लश करता देख रोहित समझ जाता है कि काव्या ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। रोहित आगे बढ़कर काव्या को हग कर लेता है। आज पहली बार रोहित ने काव्या को हग किया था। काव्या ने रोहित की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। उन दोनों को ही एक दूसरे को हग करके एक सुकून का एहसास हो रहा था। पाखी और अरुण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। जैसे ही दोनों की नजरें काव्या और रोहित को एक दूसरे को हग किए हुए देखती है वो वहीं रुक जाते हैं, उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। पाखी और अरुण काव्या और रोहित को देखते हुए एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करने लगते हैं। रोहित को गले लगे हुए ही काव्या अपनी पलकें उठाकर देखती है तो उसे अपने सामने पाखी खड़ी दिखती है। ऐसा ही रोहित के साथ भी होता है। रोहित को अपने सामने अरुण खड़ा दिखता है। वो दोनों एक दूसरे से जल्दी से अलग हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। काव्या को बहुत शर्म आ रही थी तो रोहित भी सबसे अपनी नजरें चुरा रहा था। अरुण उन दोनों को छेड़ते हुए पाखी से कहता है, पाखी तुम्हें कुछ याद है? यहीं 2 मंथ पहले 2 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्या नाम थे उनके? हाँ, बंदर और जंगली बिल्ली। अरुण सोचने वाले अंदाज में कहता है। पाखी भी अरुण का साथ देते हुए कहती है, हाँ, और वो दोनों जंगली बिल्ली और बंदर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और देखो आज उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया है। उन दोनों की बातें सुनकर वो दोनों और ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। पाखी आगे कहती है, लगता है अरुण हमें वापस लखनऊ जाना पड़ेगा किसी का रिश्ता लेकर। आफ्टर ऑल काका की परमिशन तो लेनी ही होगी। अरुण भी पाखी की हाँ में हाँ मिलाता है।
रोहित थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, दोनों अब बस भी करो, तुम दोनों की शादी हो गई न, तो अब मेरी टांग खींचना बंद करो। वो चारों ऐसे ही एक दूसरे से आपस में बातें करने लगते हैं। उन चारों के लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल था। दूसरी तरफ क्लब में आरव अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वो डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। वो डांस करते करते थक गया था। वो काउंटर पे जाकर खुद के लिए अपना स्पेशल वाला ऑरेंज जूस ऑर्डर करता है। जूस ऑर्डर करने के बाद वो अपना फोन यूज करने लगता है। आरव का ऑर्डर किया हुआ जूस एक वेटर उसके पास रख कर चला जाता है। आरव उस जूस के ग्लास से एक सिप लेता है और उसे वापस से वही रख देता है और अपना फोन यूज करने लगता है। तभी एक लड़की डांस फ्लोर से काउंटर के पास आती है। उसकी स्किन पर पसीना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस करके काफी ज्यादा थक गई है। वो लड़की आती है और आरव के ग्लास का जूस म्यूजिक पर झूमते हुए पीने लगती है। आरव जब फोन में देखते हुए ही अपने जूस का ग्लास उठाता है, पर उसके हाथ में ग्लास आया नहीं। आरव काउंटर की तरफ देखता है और फिर अपने सामने देखते हुए जोर से चिल्लाता है, तुम। वो लड़की भी आरव को देखकर जोर से कहती है, कनखजूरा यहाँ भी। आरव गुस्सा करते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी पीछा कर रही हो तुम मेरा, मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया हूँ। रितिका आरव को बीच में ही रोकते हुए कहती है, ओए थोड़ा अपनी स्पीड पर ब्रेक लगा, कुछ भी ख्याली पिलाओ मत पका। रितिका एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, मैं रितिका मल्होत्रा हूँ और तेरा पीछा करूंगी, शक्ल देखी है तूने आईने में अपनी। आरव को अब रितिका की बातों पर अब गुस्सा आने लगा था और वो रितिका की बातों से चिढ़ते हुए कहता है, शक्ल वो मेरी बहुत अच्छी है, तभी तो इतनी लड़कियां मरती है मुझ पर, एंड इंक्लूडिंग यू, तभी तो यहाँ तक आ गई मेरे पीछे पीछे, और अब मेरा झूठा जूस भी पी रही हो। आरव सार्कस्टिक स्माइल करते हुए कहता है। आरव की बात सुनने के बाद रितिका वो जूस का ग्लास का सारा जूस आरव के मुंह पर फेंक देती है। आरव अपने एक हाथ से अपने मुंह पर फैले जूस को साफ करते हुए कहता है, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कहते हुए आरव रितिका का हाथ पकड़ उसे क्लब के कोने में ले जा रहा था। रितिका बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आरव की पकड़ उसके हाथों पर और कसती जा रही थी। ये देखकर रितिका डरने लगी थी, फिर भी वो हिम्मत करते हुए आरव से कहती है, छोड़ो मुझे, कहाँ के जा रहे हो, मुझे लेकर छोड़ो मुझे, देखो तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रितिका की बातों का जैसे आरव पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। आरव उसे क्लब के कोने में ले जाकर दीवार से सटाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। आरव की आंखों में रितिका को गुस्सा दिख रहा था। आरव अपने हाथ की उंगलियों को रितिका के चेहरे पर फेरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारे भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं तो मैं कौन सा तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। आरव की उंगलियां रितिका के चेहरे पर घूम रही थी। उसकी उंगलियां अब रितिका के होठों पर थी। रितिका की सांसें तेज हो गई थी, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो आरव उसके साथ क्या करने वाला है। एपिसोड 75। आरव उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या कहा था उस दिन तुमने। रितिका को अब आरव से डर लगने लगा था। वो डरते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। आरव रितिका को अपनी आई ब्रो उठाकर देखता है और कहता है, अच्छा कुछ भी नहीं कहा था। आरव एटीट्यूड में रितिका से कहता है, नाम बताने का बहुत शौक है न तुम्हें, तो जरा आज मेरा नाम भी जान लो। अब कहते हुए वो उसके होठों के और भी करीब आ जाता है। ये देखकर रितिका के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। आरव उसके होठों के बेहद करीब था। रितिका आरव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज डोंट डू दिस। आरव सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहता है, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, तो तुम्हें पता चल गया मैं क्या करने वाला हूँ। रितिका जो आरव को मन ही मन हजार गलियां दे चुकी थी, वो बस एक मौका ढूंढ रही थी आरव के चुंगल से आजाद होने का। रितिका मौका पाकर आरव के पैरों पर अपनी हिल से वार करती है। आरव दर्द में जल्दी से रितिका को छोड़कर अपने पैर पकड़ लेता है। रितिका ये देखकर स्माइल करने लगती है और आरव से कहती है, तुम अपना नाम छोड़ो, मेरा नाम हमेशा याद रखना, रितिका मल्होत्रा, और वहां से चली जाती है।
आरव दर्द में चिरते हुए कहता है, छिपकली कही कि छोड़ूंगा नहीं तुझे, इन सब का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। आरव इस टाइम बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से फाइट में हार गया हो। रितिका बड़े ही आराम से वहां से कैट वॉक करते हुए चली जाती है। मेहरा हाउस। इशिता अपने रूम में खुशी से डांस कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। वो देखती है कियारा उसे कॉल कर रही है। इशिता स्माइल करते हुए कियारा का कॉल रिसीव करती है। इशिता, क्या अपडेट है? कियारा इशिता की बातों का जवाब देते हुए कहती है, अरुण सर ने ऑफिस में सभी पर नजर रखी हुई है, पर उन्हें हमारे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला। इशिता स्माइल करते हुए कहती है, मिलेगा भी नहीं। अरुण थक जाएगा, पर उसे मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। कियारा, प्लान इतना साफ था, कोई प्रूफ कैसे मिल सकता है? इशिता, बस तुम मेरा ऐसे ही साथ देती रहो, फिर देखना इस पाखी के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो उसकी आवाज छीनी थी, नेक्स्ट उसका प्यार छीनूंगी। वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हुए आगे के प्लान बना रही थी। नेक्स्ट डे, अरुण ऑफिस जाने के लिए रेडी था। अपने न्यू प्रोजेक्ट पार्टनर ऋषभ मल्होत्रा से साथ उसकी एक मीटिंग थी। पाखी अरुण को रेडी देखकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाते हुए कहती है, हम भी आपके साथ ऑफिस जाएंगे। अरुण पाखी को घूर कर देखते हुए कहता है, अभी अभी तुम रिकवर हुई हो, रेस्ट करो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। पाखी उदास होते हुए कहती है, पर हम अकेले घर पर रहकर करेंगे क्या? अरुण, अभी तो कहा मैंने आराम करो। पाखी चिढ़ते हुए कहती है, अरुण जी मैं अकेली घर पर रहकर बोर हो जाऊंगी, और ये आराम मैं कितना आराम करूंगी, आराम कर करके थक जाऊंगी। मैं आपके साथ रहूंगी तो थोड़ी सी आपकी हेल्प तो कर सकती हूँ। अरुण पाखी की बातें सुनकर समझ गया था वो उससे जीत नहीं सकता, इसलिए अरुण पाखी को अपने साथ ऑफिस ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ऋषभ भी रिवान के साथ अरुण के ऑफिस के लिए निकल गया था। पाखी अरुण कैबिन में बैठे थे कि तभी मयंक वहां आता है। मयंक अरुण से कहता है, सर मिस्टर मल्होत्रा आ गए हैं, वो मीटिंग रूम के आपका वेट कर रहे हैं। अरुण पाखी को उसके कैबिन में ही रहने के लिए कहता है और खुद मयंक के साथ चला जाता है। लगभग 30 मिनट बाद अरुण वापस अपने कैबिन में आता है और पाखी से कहता है, आज लंच हम अपने न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ करेंगे, तो तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में होटल के लिए निकलेंगे। पाखी ओके कहती है और वापस से अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ रितिका अपने रूम सो रही थी, तभी उसे सोते हुए ही कल रात की उसके और आरव के बीच हुई बात याद आने लगती है। आरव रितिका के होठों के बहुत करीब था। आरव रितिका से कहता है, एक बार तो तुमने मुझे तुम्हें किस करने से रोक लिया, पर अब यहाँ कैसे रोकोगी? कहते हुए आरव रितिका के होठों पर अपने होठ रख देता है। रितिका चीखते हुए उठकर बैठ जाती है और एग्रेसिव होते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे किस करने की? कनखजूरे, अब तू मुझे मेरे ही सपने में आकर किस करेगा? रितिका को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कोसते हुए कहती है, मैं ऐसा सपना देख भी कैसे सकती हूँ? अरुण पाखी के साथ होटल पहुँचता है। ऋषभ और रिवान पहले से ही वीआईपी रूम में अरुण का वेट कर रहे थे। अरुण पाखी के साथ वीआईपी रूम में एंटर होता है। एंटर होते ही पाखी और ऋषभ की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। पाखी ऋषभ को देखते हुए कहती है, आप तो वही है। ऋषभ और रिवान दोनों ही पाखी को हैरानी से देख रहे थे। अरुण पाखी के रिएक्शन को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? पाखी एक बार ऋषभ और फिर अरुण को देखते हुए कहती है, हाँ ये वही है जिन्होंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अरुण पाखी की बात सुनकर ऋषभ की तरफ देखता है और कहता है, क्या उस दिन उस कार में आप थे? ऋषभ अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, हाँ मैं था, पर मुझे नहीं पता था कि वो शख्स आप थे। आपके फेस पर ब्लड था, शायद इस वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। ऋषभ पाखी और अरुण की बातें सुनकर समझ गया था कि उसने किसी आम इंसान से नहीं, इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अरुण खुराना से शादी की है। अरुण ऋषभ की बातें सुनकर उसके पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है।
अरुण पाखी को ऋषभ से अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। पाखी की नजरें जब रिवान पर जाती है तो उसे उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। वो उसे याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे कहा देखा है पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।